लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप ना हमेशा पूछते रहते हो भैया यार इस वाले चैप्टर का लेक्चर ले आओ, उस वाले चैप्टर का लेक्चर ले आओ, इस फलाना चैप्टर का लेक्चर कब लाओगे भैया, प्लीज ये कवर करवा दो। मेरी जान, एक बार तुम जाके चैनल को ना थोड़ा सा खगोला करो। बहुत सारे चैप्टर्स आपके क्लास 9 के कवर हो चुके हैं। लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनके लेक्चर ऑलरेडी डल चुके हैं। तो तेरा खुद का चैनल है, एक बार आके देख लिया कर भैया ने क्या क्या करवा रखा है। कम करवाऊंगा, कम वीडियोस मिलेंगी, पर सारी क्वालिटी वीडियोस मिलेंगी। ये सारे लेक्चर्स वो लेक्चर्स हैं जिसमें मिलियंस में व्यूज हैं, बच्चों ने इनको पढ़ पढ़ के अपने एग्जाम में फोड़ा है। तो एक बार तुम चैनल पे देख लिया करो, जो चैप्टर का लेक्चर नहीं है वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। चलो जल्दी से लेक्चर की तरफ चलते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतना बड़ा चैप्टर का नाम भैया, चैप्टर भी बहुत बड़ा होगा। ऐसा मजाक सा चैप्टर है, ऐसा चुन्नू सा चैप्टर है ना, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस लेवल का आपको पढ़ाने वाला हूं, इतने आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसके बाद तुम चाहे एनसीईआरटी का कोई सवाल उठा लेना, आरडी का, आरएस का, किसी मर्जी बुक का सवाल उठा लेना, हर एक सवाल अच्छे से कर दोगे। उस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए मैं इस लेक्चर को पढ़ाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस लेक्चर का। सबसे पहले तो कॉपी किताब निकाल लो अपनी और ऊपर हेडिंग लिख लो कि इस साल जो मेरा एम है वो एम है 100/100 लाना है मैथमेटिक्स में। भैया आज तक तो 40 ही नहीं आए, भैया आज तक तो 60 ही नहीं आए, भैया इस साल कैसे 100 ला पाऊंगा। शोभित भैया पढ़ा रहे हैं ना, लेके आएगा। हर एक चीज अच्छे से पढ़ा दूंगा, पूरा लेक्चर में ना मजा आ जाएगा तुम्हें। शुरुआत करते हैं। देखो, एक कॉपी पेन लेके बैठना, सत्संग की तरह मत बैठना कि यार बस शुरू करवा दिया, लेटे लेटे देख लेते हैं, मास्टर कुछ पढ़ाया जा रहा है मैं भी सुन लूंगा। नहीं, ऐसे पढ़ना है, साथ साथ में नोट्स ऐसे बनाने हैं। ये आपको मिल जाएगा, ये जो आपकी पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। पॉइंट ये है कि अगर तुमने खुद के साथ में नोट्स बना लिए ना, तो तुम्हें बाद में लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर ऐसे देखो कि एक बार मैंने देख लिया, नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद बस उस नोट से रिवीजन करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नाम ऐसा इतना बड़ा सा है भैया, क्या है इसका मतलब, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा ना शुरुआत में थ्योरी वाला पार्ट है इस चैप्टर में, बोरिंग लग सकता है पर कवर करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगा, फिर उसके बाद सवालों पे चलेंगे, मजा आएगा। सबसे पहली चीज पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स में, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। भैया वेरिएबल क्या होते हैं? देखो, हमने देखा था ना, एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, ये सारे जो होते हैं ना स्मॉल अल्फाबेट्स, इन सबको वेरिएबल्स के लिए डिनोट करने के लिए इन सबका यूज करते हैं। पर भैया अभी भी मेरे को वेरिएबल्स का मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा देख मेरी जान, नाम में छिपा है वेरिएबल। वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। क्या बोला मैंने? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वैल्यू चेंज होती रहे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वेरिएबल। जैसे एक्स से डिनोट कर देते हैं, मेरा नाम है शोभित, मेरे को मान लो एस से डिनोट कर दिया, तो इसे डिनोट करने का तरीका है। मान लो आपका नाम है पंकज, आपको पी से डिनोट कर दिया, किसी का नाम है प्रिया, उसको पी से डिनोट कर दिया, किसी का नाम है राम, उसको आर से कर दिया, किसी का नाम है श्याम, उसको शाम से एस से कर दिया। तो ये सारे जो होते हैं ना वो डिनोट करने के तरीके हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिनोट कर देते हैं। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे वेरिएबल कहेंगे, और ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स रहे उसे कांस्टेंट कहेंगे। समझ गए मेरी बात? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि टू एक कांस्टेंट है, इसको इंडिया में भी 2 बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 बोलेंगे, साउथ अफ्रीका में भी 2 बोलेंगे, लंदन में भी 2 बोलेंगे, अफ्रीका में भी 2 बोलेंगे, तो हर जगह इसको 2 ही बोलेंगे। तुम मार्स में चले जाओगे, वहां तुम्हें कोई दिख गया, अगर कोई दिख गया, उससे पूछोगे ये क्या है, वो कहेगा 2 है। तो ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, फिक्स है 2। कहीं पे -1 लिखा है तो वो फिक्स है, हर जगह इसको -1 ही बोलेंगे। कहीं पे अगर पाई लिखा है तो वो फिक्स है, हर जगह इसको पाई ही बोलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स रहे उसे क्या कहते हैं? उसे हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। भैया एक और एग्जांपल बता दो। मैंने कहा देख, कहीं पे लिखा है x - 4 = 0 और कहीं पे लिखा है x - 7 = 0।
यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो आएगा 4, और यहां से अगर हम -7 इधर जाएगा तो x की वैल्यू निकालें, यहां से आएगा 7। कहीं x की वैल्यू 4, कहीं x की वैल्यू 7, x तो अपना रंग बदल रही है। तो जहां पे रंग बदलता हुआ दिखे, वैल्यू चेंज होती हुई दिखे, कहीं x4 है, कहीं x7 है। मैंने एक और इक्वेशन लिखी, x - 3 बराबर 0। यहां से देखें तो x की वैल्यू 3 है, तो ये x जो अपना रंग बदल रहा है, ये अपनी वैल्यू को वेरी कर रहा है, तो क्या है, एक वेरिएबल है। इजी पीजी, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। भैया नहीं समझ में आया, मैंने कहा देख, मान लो कोई एग्जांपल लूं, 4x + 7y - 2 बराबर, ये हमारा एक, मान लो तुम्हारे सामने एक चीज मैंने ऐसी लिख दी, 4x + 7y - 2, ऐसा लिख दिया। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हैं। भैया टर्म्स क्या होती हैं, मैंने कहा टर्म्स का मतलब, मान लो टर्म्स का मतलब क्या होता है भैया, टर्म्स का मतलब मान लो खाली वेरिएबल है, या खाली कांस्टेंट कहीं लिखा है, कहीं पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल लिखा है, कहीं पे वेरिएबल इनटू वेरिएबल लिखा है, तो उसे एक टर्म कहेंगे। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल ये एक टर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल ये दूसरी टर्म है, खाली कांस्टेंट ये तीसरी टर्म है, और इन तीनों टर्म्स को प्लस माइनस का यूज करके जोड़ा गया है। इन तीनों टर्म्स को प्लस माइनस का यूज करके जोड़ा गया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस, तो दिस इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कहीं पे लिखा है √7y + 3 बराबर, या इस तरह से लिखा है √7y + 3 - 6x, कुछ ऐसा लिखा है, या +6x लिखा है। तो ये एक टर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एक टर्म, खाली कांस्टेंट एक टर्म, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल तीसरी टर्म, तो तीन टर्म्स को जोड़ रखा है प्लस माइनस का यूज करके, इसे भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। कहीं पे लिखा है x² - 2, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, x² मतलब x इंटू एक्स होता है, तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दो टर्म को जोड़ के लिखा हुआ है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पे खाली 4 लिखा है, खाली कांस्टेंट लिखा है, ये भी तो एक टर्म है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सिंपली टर्म्स को जोड़ दिया, उसे क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इजी पीजी, है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर तुम्हें कहीं पे इक्वल टू का साइन दिख जाए ना, उसे कहेंगे इक्वेशन। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हें इक्वल टू का साइन दिख जाए ना, उसे कहेंगे एक इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन इक्वे में यहीं पे इक्वल, इक्वल का साइन नाम दिख रहा है, तो इक्वेशन मतलब जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए। तो कहीं पे भी, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 4x - 3 बराबर 0, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को इक्वल टू के साइन से कंपेयर कर रखा है, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। सिंपली बस इक्वल टू का साइन दिख जाए तो इक्वेशन कहेंगे। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 4x² - 3x बराबर 7y - 4, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन है। बस इक्वल टू का साइन देखते इक्वेशन कह दोगे, इक्वल टू का साइन देखते इक्वेशन कह दोगे। x बराबर 4 ये एक इक्वेशन है, तो जहां भी इक्वल टू का साइन दिख जाए उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो मेरी जान अभी तक जो चैप्टर का नाम था उसमें हमने क्या समझ लिया, उसमें हमने इक्वेशन का मतलब समझ लिया। इक्वेशन का मतलब जहां पे भी इक्वल टू का साइन दिख जाए। अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। भाई इक्वेशन, अभी हम चैप्टर का नाम ही समझ रहे हैं, इक्वेशन तो मतलब समझ में आ गया, लीनियर का मतलब याद है, पॉलिनोमियल में पढ़ा था हमने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था एक बार याद करना, क्या होता है, क्या होता है लीनियर इक्वेशन का मतलब। लीनियर इक्वेशन का मतलब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन विद डिग्री 1। भाई लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन विद डिग्री 1। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की कौन सी हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पहले मैं साइड में बता दूं डिग्री क्या होता है, रिमाइंड करवा दूं। जैसे कहीं पे लिखा है x² - 4x + 3, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, हाईएस्ट कौन सी पावर है 2, तो डिग्री क्या होगी 2 होगी। x³ - 4x², यहां 3 है, यहां 2 है, हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री 3 होगी। जो भी हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कह देते हैं।
तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे जैसे भैया कोई एग्जांपल बताना। मैंने कहा बिल्कुल। मान लो कहीं लिखा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 2, यहां वेरिएबल की पावर 1, यहां भी वेरिएबल की पावर 1, तो वेरिएबल की पावर 1 है तो डिग्री 1 है, और ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल है, इक्वल टू का साइन है, तो डिग्री 1 मतलब लीनियर और इक्वल टू का साइन मतलब इक्वेशन, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर y क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वेशन y क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। कहीं पर अगर लिखा है 2x बराबर 3, तो डिग्री क्या है 1 है, बिल्कुल है, इक्वल टू का साइन है, तो डिग्री भी 1 है, इक्वल टू का साइन भी है, तो इसे क्या कह देंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर y क्योंकि डिग्री 1 है, और इक्वेशन क्यों बोला क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो जहां भी डिग्री 1 दिख जाए जिस भी इक्वेशन की, उसे क्या कह देंगे लीनियर इक्वेशन कह देंगे। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 दिख जाए उसे हम लीनियर इक्वेशन कह देंगे। मैं तुमसे पूछूं 4/x माइनस 3 बराबर 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? सोचो सोचो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको अगर हम लिखें तो जो भी अपॉन में होता है वो ऊपर जाता है माइनस साइन के साथ, तो 4x की पावर -1 माइनस 3 बराबर 0। यहां पे डिग्री क्या है, यहां पे डिग्री है -1, तो ये तो लीनियर ही नहीं है, ये तो लीनियर ही नहीं है। अगर लीनियर ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएगी? इक्वेशन तो है पर लीनियर नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सिंपली लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री 1 हो, इक्वल टू का साइन हो। तो हमने चैप्टर के नाम में क्या क्या चीजें समझ ली? हमने चैप्टर के नाम में लीनियर का मतलब समझ लिया, लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन। बात आती है इन टू वेरिएबल, ये क्या होता है भैया? देखो इसको भी समझते हैं। देखो मेरी जान, पहले वन वेरिएबल समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर लो, वन मतलब सिर्फ एक, ज्यादा नहीं। जैसे खाली मान लो x यूज कर ले, तो खाली x का यूज कर लिया, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जैसे 4x माइनस 3 बराबर 2, क्या ये लीनियर है? डिग्री 1 है, बिल्कुल है। क्या ये इक्वेशन है? भाई लीनियर है, बिल्कुल है। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या इसमें वन वेरिएबल है? बिल्कुल है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कहीं पे लिखा है 4y माइनस 2 इक्वल टू 17, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है? बिल्कुल एक वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कहीं पे अगर लिखा है 4/3z माइनस 2 बराबर 0, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है, लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है? z, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो अगर मैं पिछली स्लाइड पे भी जाऊं तो इसमें बताओ, इसमें अगर मैं देखूं तो यहां पे दो वेरिएबल है, नहीं, यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है। क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या इसमें वन वेरिएबल है? बिल्कुल, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें अगर हम देखें, क्या ये लीनियर है? डिग्री 1 है, लीनियर है। क्या ये इक्वेशन भी है? इक्वल टू का साइन है। क्या इसमें एक वेरिएबल है? नहीं नहीं, इसमें टू वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें अगर हम देखें तो ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल हो। जैसे 4x माइनस 3z इक्वल टू 4, क्या ये लीनियर है? बिल्कुल है, भाई 1 है पावर, लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है, इक्वल टू का साइन है। क्या इसमें दो वेरिएबल है? एक दो, दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है √7x माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0, क्या ये लीनियर है? भाई x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, बिल्कुल लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल इक्वेशन भी है। क्या इसमें दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर का नाम था, इसमें तुम्हें हर एक चीज समझ में आ गई है। तुम्हें पता चल गया लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, और दो वेरिएबल मतलब कोई भी दो वेरिएबल ले लो, जैसे x और y। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, इक्वल टू का साइन हो और दो वेरिएबल हो, उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। यही हमारा चैप्टर का नाम है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ी सी अंग्रेजी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब देखना अंग्रेजी देखना। हमें तो भैया देखो अभी तक मैंने तुम्हें समझाया सारा मैथमेटिक्स में, अब थोड़ा सा अंग्रेजी भी समझ लेते हैं, कहीं लिखने को नहीं आएगी।
पर भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो माई बाप है हमारी, पढ़ना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई, जहां पे ए बी सी क्या है, ए बी सी रियल नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स, एक्स की टर्म ही हट गई, तो एक वेरिएबल ही हट गया, तो ये तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में रह जाएगा, तो इसलिए ए भी जीरो नहीं हो सकता, बी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया तो वाई वाली टर्म हट गई, तो खाली एक्स बच गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। तो इसलिए दोनों के जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट मतलब क्या चिपका हुआ है, एक्स के साथ ए चिपका हुआ है, वाई के साथ बी चिपका हुआ है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गए, कोई एक भी जीरो हो गया तो वो पूरा एक्स वाली टर्म जीरो हो गई। मान लो जीरो इंटू एक्स लिखा है, जीरो एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर जीरो, कुछ ऐसा लिखा है, तो जीरो इंटू एक्स जीरो, तो ये तो बन गया 2y प्लस 3 बराबर जीरो, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, तो इसलिए ना ये जीरो हो सकता ना ये जीरो हो सकता। तो सिंपली एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a नॉन जीरो, b नॉन जीरो, x एंड y आर वेरिएबल्स ऑफ इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो ये है, ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो। जैसे 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 मेरी जान 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर जीरो, ये लीनियर है, हाँ जी डिग्री 1 है। क्या इक्वेशन है, बिल्कुल है। दो वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कहीं पे अगर तुम्हें ऐसे लिखा, तुम कहोगे भैया आपने तो बोला था 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। मैंने कहा बिल्कुल है, पर भैया ये तो इस फॉर्म में नहीं है, इसमें तो इक्वल टू में 2 है, इसमें तो इक्वल टू में 0 है। मैंने कहा तू कर सकता है ना मेरी जान, इस इक्वल टू को 2 को इधर ले आ। कैसे, 4x प्लस 3y, जो ये प्लस 2 है इधर आएगा तो माइनस 2 बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये ax प्लस by प्लस c के वाली फॉर्म में आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप पूछोगे भैया इसमें abc क्या है, मैंने कहा a मतलब x के साथ क्या चिपका है 4, b मतलब y के साथ क्या चिपका है 3, c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है -2। साइन के साथ लिखोगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस तो लिखते नहीं है, माइनस है तो जरूर लिखेंगे। भाई a मतलब x के साथ क्या चिपका है, b मतलब y के साथ क्या चिपका है, c मतलब कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही मेरी जान, मान लो मैं आपसे बोलूं कहीं पे लिखा है 2/3x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो बताना पहला इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करो, पहला क्वेश्चन। सेकंड, इसमें a b c की वैल्यू बताओ क्या होंगी। तो पहले तो इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, प्लस सी इक्वल टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बस सबको इधर ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो। तो सबको इधर ले आए, -4 इक्वल टू 0, ये हो गई जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। a मतलब x के साथ क्या चिपका हुआ है, सिंपल ऐसे याद रखो, a मतलब x के साथ क्या चिपका हुआ है, तो x के साथ 2/3 चिपका हुआ है मेरी जान। b मतलब y के साथ क्या चिपका हुआ है, y के साथ -1 चिपका हुआ है। c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है -4 है। तो ये हो गए एबीसी की वैल्यूज। बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ ली भैया, दिमाग का ना बिल्कुल ऐसा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने कहा बहुत आसान है, कुछ नहीं है मेरी जान, सिंपल बस ये है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए और 2 वेरिएबल होनी चाहिए, बस स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो दुनिया वाले तुमसे बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, तुम कहोगे यार बड़ी बात, बस इक्वल टू 0 करना है। तो सारी चीजें जो भी लिखी होंगी इक्वल टू के इस तरफ, उसको इधर ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो। जितनी भी चीजें इक्वल टू के इस तरफ लिखी हैं उसको इधर ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। एबीसी लिखना है, ए मतलब एक्स के साथ क्या चिपका है, बी मतलब वाई के साथ क्या चिपका है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म। तो तुमसे दुनिया वाले ना ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हर एक को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और abc की वैल्यू निकालो। तो अभी जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया ना तुमसे, ये वाला, ये तुमसे बस ये चारों पार्ट्स में पूछा है, तो चारों पार्ट्स में करते हैं। ऐसा करते हैं, 2 करूंगा मैं और 2 करोगे तुम, है ना। तो मैं सेकंड वाला और फोर्थ वाला करूंगा, ये दोनों तुम्हारे होमवर्क रहेंगे। तो मान लो इसको पहले हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में लाना है। मतलब
हर एक चीज को एलएचएस में ले आओ, इक्वल टू में 0 कर दो, तो हर एक चीज को ले आओ, ये तो ऑलरेडी एलएचएस में है। -3 माइनस √3y इक्वल टू 0। अभी भी y इस तरफ है, y को इधर ले आओ, 4 को इधर ले आओ, तो x माइनस √3y माइनस 4 बराबर 0। ये क्या हो गया, ये हो गया ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, वेयर a जो है x के साथ क्या चिपका हुआ है, x के साथ 1 चिपका हुआ है, b मतलब y के साथ क्या चिपका हुआ है, -√3 चिपका हुआ है, c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है। तो a b c की वैल्यूज ये हैं। फोर्थ वाला पार्ट करूं तो 2x y को इधर ले -y इक्वल टू 0। तुम कहोगे भैया कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, c कहां से लिखें, मैंने कहा कुछ नहीं लिखा तो +0 होगा, तो 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा, कुछ इस तरह से होगा लिखा हुआ। जहां पे a क्या है, x के साथ क्या चिपका है मेरी जान 2, y b क्या है, y के साथ क्या चिपका है -1, कांस्टेंट क्या टर्म है 0। तो ये हमारे एबीसी की वैल्यूज हो गई। ये तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है, बस यही है, बस यही है मजाक। ऐसा तुमसे बोलेगा बताओ एबीसी की वैल्यू क्या है, ax प्लस by प्लस c की वैल्यू क्या है, ये है ना लल्लू। तभी हम इसे कहते हैं एलपी। एलपी मतलब, एलपी का मतलब क्या होता है, एलपी का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। कभी ना मेरी जान, देखो कभी भी ना मेरी जान, एक बात समझ लेना, मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चीज बता रहा हूं। मैंने कोटा में पढ़ाई करी है, कोटा में मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी, उसके बाद मेरा IIIT वडोदरा में हो गया था। मैंने एक चीज जो सीखी है वो ये है कि हर चीज डिपेंड करती है तुम्हारे माइंडसेट पे। अगर तुम क्वेश्चन को देख के कहोगे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, तो गारंटी है तेरे से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। पर तुम क्वेश्चन को देखते ही, मान लो तुमसे नहीं हो रहा, मान लो तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया है, फिर भी तुम अपने माइंड को बोल रहे हो जाएगा। मैंने देखा टॉपर्स को, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने टॉपर्स को देखा है। मैं बहुत हड़बड़ाता था, कुछ क्वेश्चन नहीं होते थे तो मैं जाता था टॉपर के पास कि प्लीज यार बता दे, वो कहता था हो जाएगा यार, आसान है, कुछ नहीं है। उसने अभी पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन, वो पहले ही बोल रहा है हो जाएगा यार, आसान है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने माइंड को सेट कर रहा है, माइंड को बोल रहा है। जब तुम अपने इसको माइंड को समझा दोगे ना बहुत आसान है, तो शायद अगर तुमसे वो नहीं भी बनता होगा ना तब भी बन जाएगा। तो इसलिए हर प्रॉब्लम क्या है, लल्लू प्रॉब्लम है, एलपी है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बताओ कौन सी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, चेक करना है। इसमें देखें तो पहला है √x प्लस 2√y इक्वल टू 3। लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए भाई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब, लीनियर मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए। ये इक्वेशन तो है पर डिग्री क्या है इसकी, √2 मतलब x की पावर में 1/2, √y मतलब y की पावर में 1/2 इक्वल टू 3। यहां तो डिग्री क्या है, यहां तो डिग्री हाफ है, तो ये तो लीनियर ही नहीं है। लीनियर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन कैसे बोल देंगे, नहीं है जी। इसमें देखें तो 3/x प्लस 2/y माइनस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा। ये है 3x की पावर में -1, 2y की पावर में -1 और -1 बराबर 0। यहां पे डिग्री जो है ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो नॉट अ लीनियर इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। तो आगे की बात ही खत्म। 3x² प्लस 4y इक्वल टू 2। यहां पे हम देख रहे हैं डिग्री जो है वो 2 है, तो ये तो लीनियर ही नहीं है, ये भी बात खत्म। इसमें देखें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। लीनियर है, बिल्कुल है भाई, डिग्री 1 है दोनों की। इक्वेशन है, बिल्कुल है, 2 वेरिएबल है, हाँ जी, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। तो सिर्फ फोर्थ वाला पार्ट जो है ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इजी पीजी, मतलब ये है, बस मजाक है, कुछ नहीं है, बस यही है कि बताओ ax प्लस by में abc की वैल्यू क्या है। फिर तुमसे बोलेगा बताओ लीनियर इक्वेशन क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें बताना है इन सबको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख के। 2 मैं करूंगा, 2 तुम करोगे। जैसे इसको लिखे तो x बराबर -5 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है जी। तो देखो यहां पे x बराबर -5 है, तो इसको तो ऐसे ही लिख पाएंगे, या तो ये x प्लस 5 बराबर 0 है, जहां पे y के साथ जो टर्म है वो 0 है भाई, y वाली टर्म नहीं है ना, तो वहां 0 होगा, तो 0y प्लस 5 बराबर 0। ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। वैसे 0 लिखना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, पर वो बोल रहा है लिख के दिखाओ, तो लिख दिया जी। इसमें ये बोल रहा है y बराबर 2 में, तो यहां x नहीं है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, तो 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 लिख दिया। तो इस तरह से करके हम इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो 2x बराबर 3 है,
y वाली टर्म नहीं है तो y के साथ 0 होगा, तो 0y माइनस 3 बराबर 0। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। फोर्थ वाला पार्ट तुम खुद कर लोगे, इजी पीजी, इजी पीजी है, आसान कुछ नहीं है, मजाक है, ऐसे ही मजाक चलता रहेगा। देखो अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम जो है इसकी वो थोड़ी सी दिमागदार है, ठीक है। 10th में आके ये थोड़ी सी और बड़ी बन जाती हैं, पर 9th में बहुत आसान सी हैं, तो इसलिए बस समझना कि कैसे बनाना है। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, कैसे इसकी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद तुमसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा फोकस करना। ये इस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट है, इसके बाद कहीं दिमाग नहीं लग रहा, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना मेरी जान, ठीक है। देखो cost of a note cost of a notebook is twice the cost of pen। क्या बोला है, वापस से पढ़ो, वापस से देखो, पहले समझो क्वेश्चन को, बोलना क्या चाह रहा है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो एक नोटबुक है, एक पेन है, तो जो नोटबुक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो कितनी है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ पेन के। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, जिन जिन चीज के बीच में रिलेशन दिया है, किस किस चीज के बीच में दिया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन के बीच में रिलेशन है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, किस किस के बीच में रिलेशन है, नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट के बीच में रिलेशन है। तो बेसिकली नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट के बीच में रिलेशन है, तो जिस भी चीज के बीच में रिलेशन है उनको कुछ भी एज्यूम कर लो। क्या बोला मैंने एज्यूम करा लेट मतलब मैंने कुछ एज्यूम करा, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मैंने मान लिया, भाई मुझे नहीं पता, भाई मेरे को नहीं पता क्या है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो मैंने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की X रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है वो मान लो ₹Y है। तो जिस जिसके बीच में रिलेशन दिया था उनको वेरिएबल मान लो। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन लो, ऊपर छत पे लिख लेना इस बात को, क्या कि जिन जिन चीज के बीच में रिलेशन दिया था, या जिस ये मैं हिंदी में इसलिए जान पूछ के लिखता हूं जिससे कि ना कोशिश करना तुम भी हिंदी में लिखो, तो अपने नोट्स में जब तुम हिंदी में लिखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग पूरा सा जाके एकदम वहीं पे स्ट्राइक करेगा कि हिंदी में क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेता हूं, तो इसलिए मैं हिंदी में लिखता हूं ध्यान से। तो जिस जिसके बीच में रिलेशन दिया है, अब मैं हिंदी का अध्यापक नहीं हूं तो शायद हिंदी में मात्राओं में गलती हो सकती है, बट समझ जाओगे तुम। तो जिस जिसके बीच में रिलेशन दिया है उन्हीं को वेरिएबल मान लो, उन्हीं को वेरिएबल्स मान लो। तो भाई कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन के बीच में रिलेशन था, तो मैंने कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक को X मान लिया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को Y मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं वापस से क्वेश्चन को। भाई जैसे ही तुम किसी को मान लो ना X और Y, अब एक बार वापस से क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये तो मैंने अपने हिसाब से माना है ना X और Y। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू, ये बोला है ना कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था मैंने वो मैथमेटिक्स में लिखा। भाई अंग्रेजी में लिखा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मैंने मैथमेटिक्स में कैसे लिखा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज मतलब इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन के। पर कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना है, यही तो हमने X माना है, तो X जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन किसके बराबर है, Y, तो 2 टाइम्स Y, तो X बराबर 2Y। यही तो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो पावर 1 है, लीनियर है, इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, 2 वेरिएबल है, तो यही तो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तुम कहोगे भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, लो X माइनस 2Y इक्वल टू 0। तो जब भी तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करने के लिए बोले थ्रू अ वर्ड प्रॉब्लम, तो एक सिंपल सी चीज है जो मैंने यहां लिखी है। क्या लिखी है कि जिस जिसके बीच में रिलेशन है, जिस जिस चीज के बीच में रिलेशन है उन्हीं को वेरिएबल मान लो।
कॉस्ट ऑफ पेन जो था वो मैंने मान लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो था वो मैंने मान लिया। फिर मैंने वापस से क्वेश्चन पढ़ा, क्या वापस से भाई ये तो मैंने माना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, लिख दिया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स मानी थी, पेन वाई माना था, तो एक्स बराबर 2y। इजी पीजी। और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा मेरी जान। देख, इन अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, तो एक क्रिकेट का मैच था, रैना जी और धोनी जी जो थे उन दोनों ने मिलके 198 रन बनाए। किन्होंने? रैना जी ने और धोनी जी ने मिलके 198 बनाए। तो कुछ रन रैना जी ने बनाए होंगे, कुछ रन धोनी जी ने बनाए होंगे, कुछ रैना जी ने कुछ धोनी जी ने, दोनों को मिला के 198 रन बने। बोला है ना, टुगेदर, टुगेदर मतलब मिला के 198 रन बनाए। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। तो किस किस के बीच में रिलेशन दिया है हमें हमारा मेन चीज क्या है, बोला गया है रैना जी और धोनी जी ने मिला के 198 रन बनाए। तो रैना जी ने जितने रन बनाए, धोनी जी ने जितने रन बनाए, उनके मिला के 198 हुए। तो किस किस के बीच में रिलेशन दिया है भाई? जितने रैना जी ने बनाए और जितने धोनी जी ने बनाए, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया। कुछ रैना जी ने बनाए होंगे, कुछ धोनी जी ने बनाएंगे, तो वो कुछ कितना है भाई? कुछ रैना जी ने बनाएंगे, कितने एज्यूम कर लेते ना। तो लेट रैना जी स्कोर्ड एक्स रन्स, भाई रैना जी ने मान लो एक्स रन्स बनाए, एंड धोनी जी जो है मान लो उन्होंने स्कोर्ड कितने करे, वाई रन्स बनाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अभी तो मैंने अपने हिसाब से माना, अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रैना जी एंड धोनी जी टुगेदर स्कोर्ड 198, तो दोनों ने मिलकर 198 बनाए होंगे। तो रन्स बाय रैना जी प्लस रन्स बाय धोनी जी जो होंगे वो टुगेदर कितने बनाए, 198 बनाए। क्या ऐसे ही होगा भाई? कुछ रैना जी ने बनाए, कुछ धोनी जी ने बनाए, और मिला के 198 बने। तो रैना जी ने कितने बनाए थे, यही तो हमने एक्स माना था। धोनी जी ने कितने बनाए, यही तो हमने वाई माना था। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 198 के बराबर। तो एक्स प्लस वाई माइनस 198 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर है, बिल्कुल है, पावर 1 है। इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वल टू का साइन है। दो वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। है ना, इजी पीजी, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरी जान। कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जाज एंड बर्गर इज 450। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। मेन चीज जो है वो है कि इसको एल्जेब्रिकली मतलब वही इक्वेशन में बनाना है। किस किस के बीच में रिलेशन दिया है, किस किस के बीच में रिलेशन दिया है? पिज्जा की कॉस्ट और बर्गर की कॉस्ट। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा इज ₹X, ऐसी तो मानेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जा, क्या बोला मैंने, कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जा एंड बर्गर, मतलब कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जा प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर। भाई 2 पिज्जा और 1 बर्गर, तो कॉस्ट ऑफ 2 पिज्जा प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर, ये किसके बराबर दिया हमें, ₹450 के बराबर। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि पिज्जा की, 2 पिज्जा की कॉस्ट और 1 बर्गर की कॉस्ट को मिला के ₹450 दिए। एक पिज्जा जो है वो x का है, तो 2 पिज्जा कितने के होंगे भाई? एक पिज्जा, 1 पिज्जा का कॉस्ट है x, तो 2 पिज्जे की कॉस्ट कितनी होंगी, 2 की कॉस्ट होंगी 2x। एक अगर ₹10 का है तो 2 कितने होंगे, 2 × 10। तो ऐसे एक अगर x रुपीस का है तो 2 पिज्जा कितने होंगे, 2 × x, प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर, एक बर्गर की कॉस्ट y है, ठीक है, इक्वल टू 450। तो 2x प्लस y माइनस 450 इक्वल टू 0। This is the required linear equation in 2 variable. This is the required linear equation in 2 variable. है इजी पीजी, मजा आ रहा है, कुछ नहीं है ना, बस जिसमें जिस चीज के बीच में रिलेशन दिया उसको मानो और वेरिएबल बना लो। ये थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, ध्यान से देखना। देखो मेरी जान, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं अलग से। कहीं पे मान लो 27 लिखा है, या मान लो 63 लिखा है,
कहीं पे 63 लिखा है। 63 मतलब 63 का मतलब ये यूनिट प्लेस डिजिट है और ये टेंस प्लेस डिजिट है। ऐसे ही होता है, बचपन में पढ़ा है ना हमने भाई। एक होती है यूनिट प्लेस डिजिट, एक होती है टेंस प्लेस डिजिट। तो इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए, ये 6 इंटू 3 नहीं होता। 63 का मतलब ये कोई होता है 6 इंटू 3, ये कोई होता है 63 का मतलब होता है कि भाई जो यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और जो टेंस प्लेस पे लिखा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 इंटू 10 60 प्लस 3 63 बन जाएगा। ऐसे तो लिखा जाता है ना। तो किसी नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है, अगर उसकी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पता है, कैसे लिखोगे? मान लो ऐसा कुछ नहीं दिया तुम्हें, मान लो दे दिया, मान लो तुम्हें ऐसे बोल दिया, मान लो तुम्हें ऐसे बोल दूं मैं कि फॉर्म अ नंबर इन विच यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो मान लो 4 है और टेंस प्लेस की जो डिजिट है, टेंस प्लेस की डिजिट मान लो 7 है। तो तुमसे बोल रहा है एक नंबर फॉर्म करके बताओ, तुम कैसे फॉर्म करोगे? यूनिट प्लेस की डिजिट 4 है तो जो यूनिट प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई और जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो नंबर क्या होगा? 7 इंटू 10 इज 70 प्लस 4 इज इक्वल टू 74। तो जब भी तुम्हें नंबर फॉर्म करना पड़ेगा तुम कैसे करोगे? ऐसे नंबर फॉर्म करोगे। तुम्हें जब भी नंबर फॉर्म करना पड़ेगा तुम ऐसे नंबर फॉर्म करोगे। याद है ये चीज, बचपन में पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जब भी तुम्हें कुछ इस तरह से दिया होगा कि यूनिट प्लेस पे ये है, टेंस प्लेस पे ये है, तो तुम इस तरह से अपना नंबर फॉर्म कर सकते हो। इजी बीजी है। यूनिट प्लेस नंबर पता है, टेंस प्लेस पता है, तो यूनिट वाला यूनिट से मल्टीप्लाई, टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई, लिख दोगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आना इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। ये समझ में आ गया ना? आप देखो, अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, देखना। इफ इट्स यूनिट्स एंड टेंस प्लेस डिजिट आर एक्स एंड वाई। क्या बोला इन्होंने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो हमें क्या दे रखा है? एक्स है, और टेंस प्लेस डिजिट जो है वो हमें वाई दी है। तो देयरफॉर अगर हम इससे एक नंबर बनाना चाहें, मान लो कोई मैंने नंबर बनाया, मान लो नंबर का नाम मैंने एन रख दिया, कुछ भी नाम रख सकता हूं, सोनू मोनू नोनू, तो एन मैंने नाम रख दिया। वो नंबर क्या होगा भाई? यूनिट वाला यूनिट से मल्टीप्लाई, टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 10y प्लस एक्स, ये हो गया नंबर n। क्या यहां तक समझ में आया? कोई बड़ी चीज नहीं है। नंबर फॉर्म करना था, ऐसे फॉर्म कर लेंगे। तो हमें नंबर फॉर्म करना था, हमने इस तरह से नंबर फॉर्म कर दिया। यूनिट प्लेस दे रखा था, टेंस प्लेस दे रखा था। वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। क्या बोला? रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। रिवर्सिंग मतलब अभी जो यूनिट और टेंस पे था इसको रिवर्स कर दिया। मतलब आफ्टर रिवर्सिंग, देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना। अभी कई बार नहीं समझ में आता शुरू में, पर एक बार देखोगे तो समझ में आएगा। 10th में भी आएगा एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन, उस समय तुम्हें आता होगा क्योंकि तुम शोभित भैया से अभी पढ़ रहे हो ध्यान से। तो पहले तो तुम्हें समझ में आ गया था कि यूनिट और टेंस प्लेस ऐसे दे रखा है, बात बन गई। मान लो रिवर्स कर दिया। रिवर्स मतलब यूनिट प्लेस पे एक्स है ना, तो एक्स वाला जो है एक्स अब आ गया टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे वाई था वो चला गया यूनिट्स प्लेस पे। तो यूनिट्स प्लेस पे वाई हो गया और टेंस प्लेस पे एक्स हो गया। भाई पहले यूनिट पे एक्स था, अब वो टेंस पे चला गया, टेंस पे वाई था, वो यूनिट पे चला गया। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना, मान लो एन डैश बना, वो क्या बनेगा भाई? यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंस प्लेस वाले को। तो एन डैश जो है वो बन गया 10x प्लस वाई। तो जो ओरिजिनल नंबर था, जो ओजी नंबर था मेरा, वो ये था। रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना वो ये बना। क्लियर है? क्लियर है? इतना तो आगे समझ में, कोई बड़ी चीज नहीं है। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नंबर है ना वो 27 ज्यादा है। किससे? 27 ज्यादा मतलब 27 ऐड करोगे किससे? द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट। तो जो नंबर है ना वो 27 ज्यादा है किससे? किससे 27 ज्यादा है? एन डैश से, क्योंकि एन डैश जो है वो एक नंबर है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स। तो अ नंबर इज मतलब इक्वल टू का साइन। तो नंबर इज
27 मोर देन, 27 मोर देन मतलब ऐड करेंगे, मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इन डिजिट्स। तो जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ रिवर्सिंग इन डिजिट्स से वो ये था, ओरिजिनल नंबर ये था, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इन डिजिट्स ये था। क्वेश्चन बोल रहा है तो जो नंबर है ना वो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स से 27 ज्यादा है, ये हमें बोला है क्वेश्चन ने। बस इसको लिख दो, तो n की जगह हम 10y प्लस x लिख देंगे इक्वल टू 27 प्लस n डैश की जगह 10x प्लस y लिख देंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, 10y, y इधर है, इस y को इधर ले आओ, तो 10y माइनस y बन जाएगा, प्लस x ऐसे का ऐसा ही, माइनस 10x इधर चला जाएगा और माइनस 27 इधर चला जाएगा इक्वल टू 0। इन सारी चीज को उठा के इधर ले आए, y के साथ y को लिख दिया माइनस y, x के साथ x को लिख दिया माइनस 10x और 27 ऐसे लिख दिया। 10y माइनस y इज 9y प्लस x माइनस 10x माइनस 9x, भाई माइनस बढ़ेगा साइन लगेगा, और माइनस 27 बराबर 0। क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती हुई दिख रही है? लीनियर है, बिल्कुल है, दो वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनती हुई दिख रही है। भैया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एक बार और समझाओगे? मैंने कहा बिल्कुल समझाऊंगा। क्या तेरे को इतना समझ में आया कि यूनिट प्लेस पे अगर टेंस प्लेस पे अगर कोई डिजिट दे रखे तो नंबर कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बोल रहा था इफ इट्स यूनिट्स एंड टेंस प्लेस डिजिट आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, तो यूनिट प्लेस पे x दिया था, टेंस प्लेस पे y दिया था, मैंने नंबर बना लिया। यहां तक भी समझ में आया तुम्हें? ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है जो नंबर है ना, जो नंबर तुमने बनाया, अ नंबर जो नंबर तुमने बनाया है वो 27 मोर है, 27 मतलब 27 ऐड करोगे, किसमें मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। तो ओरिजिनल डिजिट से ये नंबर बना, रिवर्स करके ये नंबर बना, दिस इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ वो ये हुआ। तो बोला है नंबर इज 27 मोर देन, तो नंबर इज 27 मोर देन किससे? नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, तो 27 ज्यादा है किससे? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट से। तो n इज 27 मोर देन n डैश, बस n की जगह रखा, n डैश की जगह रखा, आंसर निकाल लिया। क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, 10th में भी आएगा ऐसा, पर अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आया ना, ये मेरे को भी जब मैं अपने 9th में था ना, मैं कहता था पता नहीं क्या है, रट लेता हूं। रटना मत, कभी मत रटना। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, रिपीट पे देखो, रिकॉर्डेड वीडियो है, देख सकते हो कितनी बार भी, तो रिपीट पे देखोगे समझ में आ जाएगा। 4-5 बार देखोगे ना, खुद एक बार लिखोगे, क्या करो, बंद कर दो, ठीक है, अभी मतलब लेक्चर नहीं बंद करोगे ऑब्वियसली, पॉज कर दो, पॉज करके ऐसे तुम मान लो इससे देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारा फोन है, ठीक है, फोन है ये, और मान लो तुम्हारी कॉपी है जिसपे तुम ये सवाल कर रहे होगे। ध्यान से देखना मेरी जान, मैं तेरे को चीजें बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा, कोई मास्टर नहीं बताएगा, मास्टर कहेगा रट ले, मैं तेरे को बता रहा हूं समझ ले। क्या ये फोन है तेरा, पॉज कर दिया, ठीक है, पॉज करके इसको ऐसे रख ले अपने फोन के ऊपर, मतलब फोन ऐसे, मैं तुम्हें सामने का व्यू दिखा रहा हूं, तुम्हारी टेबल का व्यू है कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है और नीचे मैंने सॉल्यूशन करा है, तो सॉल्यूशन छिपा के खाली क्वेश्चन को देख लो और क्वेश्चन देख के अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। दिमाग लगाओ, शोभित भैया क्या बोल रहे थे, शोभित भैया क्या बोल रहे थे, दिमाग लगाओ, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, 2 बार करो, फिर से देख के फिर से कोशिश करो, आ जाएगा, गारंटेड आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, दिमाग लगता है, पर अगर दिमाग नहीं लग रहा है तो फिर किस बात के मजे हैं चैप्टर में? दिमाग तो जरूर लगना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 when 2 is subtracted from the numerator and 3 is added to the denominator. Represent this solution as linear equation in two variable. Also find the two solutions. ये find solutions वाला आपका अगला पार्ट है, ये थोड़ी देर में करेंगे, अभी सिर्फ ये करते हैं। एक फ्रैक्शन जो है वो 1/4 बन जाता है, कब बन जाता है? जब न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 करेंगे डिनोमिनेटर में ऐड। क्या बोला, वापस से देखो क्वेश्चन को ना 3-4 बार पढ़ना होता है कई बार। तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या होता है? लेट द फ्रैक्शन मतलब कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कुछ चीज हो, तो लेट द फ्रैक्शन इज x/y। कुछ ऐसा हमें फ्रैक्शन दे रखा है, हमने मान लिया अपने हिसाब से, मान लिया x/y फ्रैक्शन है, भाई न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, मैंने ऐसे मान लिया। तो ये जो फ्रैक्शन x/y है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा तुम्हें, एकदम देखते समझ में आ जाएगा। ये जो फ्रैक्शन है ना, इट बिकम्स 1/4। ये क्या है? 1/4 के बराबर हो जाता है। कब? when 2 is subtracted from numerator। न्यूमरेटर में से तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, and 3 is added to the denominator। डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो। तो ये जो x/y फ्रैक्शन था,
ये 1/4 बन जाता है कब? जब न्यूमरेटर में से 2 सबट्रैक्ट करा और 3 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये जो है ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भैया अभी तो नहीं दिख रहा, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू वाई प्लस 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई प्लस 3 रह जाएगा, 4 अंदर गया तो 4x माइनस 4 टू जा 8 इक्वल टू वाई प्लस 3, वाई इधर जाएगा तो 4x माइनस वाई माइनस 8 ऐसे कैसा, और 3 भी इधर जाएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0 बन गया। तो 4x माइनस वाई माइनस 8 माइनस 3 तो माइनस 8 9 10 माइनस 11 बराबर 0। तो 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, यह एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब भी फ्रैक्शन मानना होगा x बाय वाई मानो, जो क्वेश्चन ने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके सॉल्व कर दो, इजी पीजी है ना, इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपको समझाए। आपके एनसीईआरटी में ना, मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी में आपको सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है, कॉस्ट ऑफ पेन y है, x और जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है। तुमने तो इससे बहुत भारी भारी सवाल कर लिए हैं, तो इसलिए ये सवाल जो है तुम्हें एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आएगा, बस इसमें थोड़ा पेन की जगह तुम्हें ऐसे रैना जी और धोनी जी वाले कर देंगे या पिज्जा बर्गर कर देंगे, बस इससे ज्यादा बहुत मुश्किल पूछा जाता है। पर तुमने तो इससे बड़े बड़े सवाल कर लिए, तुमने तो 10वीं का सवाल सॉल्व कर लिया, ये भी 10वीं का सवाल है, ये भी 10वीं का सवाल है, तो ये तुमने सॉल्व कर लिया, शाबाश यार, तुम तो मजेदार आदमी हो हैं। ऐसे ही करते हैं यार। देखो शोभित भैया की क्लास में क्या है ना, मौज में रहना होता है, चीजें आसान वाली भी करेंगे मुश्किल भी करेंगे। अब तुमने ये मुश्किल कर ली तो तुम्हें ये आसान वाली बहुत लल्लू लग रही है ना, ये आसान वाली तुम्हें बहुत लल्लू लग रही है कि भैया ये बस ये पूछा जाएगा, ये तो भैया मैं आंख बंद करके कर दूंगा। यही तो मैं चाहता हूं कि तू आंख बंद करके क्वेश्चन कर दे, इस लेवल का पढ़ाना चाहता हूं, और उस लेवल का तू अब पढ़ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरह के क्वेश्चन तेरे से एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये तो तू आंख बंद करके कर देगा, क्योंकि तूने इससे बहुत भारी भारी क्वेश्चन, ये वाले भारी भारी क्वेश्चन, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस वाला, फ्रैक्शन वाला भारी भारी क्वेश्चन कर रखे हैं, तो लल्लू प्रॉब्लम तो तू आंख बंद करके कर देगा। यही मोटिव था, यही गोल था इस लेक्चर को बनाने का, जो पूरा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब भैया, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया? मैंने कहा बता रहा हूं ना, लाइन तो डाल दे यार, सीधी लाइन नहीं डल रही एक तो। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मान लो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मान लो है 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें दे रखी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया? ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू। अरे एक्स और वाई की वैल्यू ही सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई की वैल्यू को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है भाई, लीनियर है, इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ऐसे चेक करा करो। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका है निकालने का, बहुत आसान है, समझ जाओगे मजा आ जाएगा। क्या है? मान लो तुमसे बोले एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, मतलब एक्स की एक वैल्यू निकाल दो, वाई की एक वैल्यू निकाल के दिखा दो। तुम कहोगे बहुत आसान है, देखो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, स्टेप्स देखना। पहले एक्स को कुछ भी मान लो, उसके हिसाब से वाई निकाल दो। क्या बोला मैंने? किसी एक को कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लो, उसको पुट करके दूसरा निकाल दो। क्या बोला मैंने? मान लो मैं लेट एक्स की वैल्यू 0 बोल दूं, तो एक्स बराबर 0 पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन में पुट कर दे, तो एक्स की जगह 0 रख दो, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है, ठीक है। 2 इंटू 0 0 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से वाई की वैल्यू आ गई 4। तो वन सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन जो होगा इस लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा? 0,4। एक्स की ये वैल्यू है और वाई की ये वैल्यू है, ऐसे लिखते हैं ना, एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं ना, जब भी लिखना होता है एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं। तो 0,4 इसका एक सॉल्यूशन है। तुम कहोगे भैया आपने 0 इसको क्यों माना? मान लो वाई को 0 मान लूं, मैंने कहा बिल्कुल वाई को भी मान सकता है। तो y को 0 मान लिया, तो 2x माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -2। तो यहां से तो भैया
x की वैल्यू -2, x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। तो यहां से तो जो सॉल्यूशन मिल रहा है हमें वो -2,0 मिल रहा है। मैंने कहा हाँ ये भी एक सॉल्यूशन है। अच्छा भैया ये भी एक सॉल्यूशन है, तो ये क्या था? मैंने कहा ये भी एक सॉल्यूशन है। अच्छा भैया एक बात बताओ, मान लो मैं x की जगह 0 मान रहे हो ना आप, तो मैं x की जगह मान लो 1/2 मान लू, 1/2 मान लू। तो मैंने कहा बिल्कुल मान ले। तो x की जगह 1/2 रखोगे तो 2 × 1/2 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 × 1/2 2 से 2 गया तो 1 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 1 + 4 5, तो माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो भैया यहां से जो सॉल्यूशन हुआ है x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 5, तो ये तो कुछ अलग आ रहा है भैया, क्या ये भी एक सॉल्यूशन है? मैंने कहा हाँ। तो ऐसे तो भैया मैं x की जगह कुछ भी रख दूं y की वैल्यू निकल जाएगी, या y की जगह कुछ भी रख दूं x की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कहा हाँ, यही तो करना है, इसे ही कहते हैं सॉल्यूशन। तो ऐसे तो भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ यही तो पॉइंट है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर तुम्हारे सामने कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रखी हुई है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। किसी एक को कुछ भी मानो, उसके हिसाब से दूसरा निकाल दो, साथ में रख दो, सॉल्यूशन है। क्या बोला मैंने भाई? किसी एक को कुछ भी मान लो, मैंने x को कुछ भी माना, y निकला, साथ में रख दिया, ये एक सॉल्यूशन है। मैंने y को कुछ भी माना, x निकला, साथ में रख दिया, ये एक सॉल्यूशन है। मैंने x को कुछ भी माना, y निकला, ये एक सॉल्यूशन है। तो ये तो 3 सॉल्यूशन है। ऐसे कुछ भी मानते रहो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशंस का मतलब x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो ये 0,4 अगर तुम इसमें रखोगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या बोल रहे हो भैया? इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई मतलब LHS बराबर RHS बन जाएगा। देखो 0,4 को चेक करते हैं। चेक 0,4 इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में चेक करते हैं इसे। देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 0,4 इसमें चेक करना मतलब इसमें रख दो। तो LHS में मान लो मैंने रख दिया, LHS में रखें तो 2 × x की जगह 0 रख दो और y की जगह 4 रख दो। 2 × 0 - 4 + 4, ये LHS में मैंने भाई y की जगह 4 रख दिया, y की जगह 4 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया, तो ये बन गया LHS। 2 × 0 0, 0 - 4 + 4, -4 + 4 भी 0 होता है। क्या यही RHS है? 0 ही तो है RHS में। तो मतलब एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे कि x की जगह कुछ भी रखो y निकाल लो, या y की जगह कुछ भी रखो x निकाल लो। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जितने भी हैं ये सब सॉल्यूशन। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन, और ये सारे सॉल्यूशन देखना ध्यान से सुनना, ये सारे ही सॉल्यूशंस लिखा है मैंने, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस। जितने भी सॉल्यूशंस तुम निकालोगे ये सारे ही सॉल्यूशंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई का मतलब होता है कि इक्वेशन में x और y पुट करने पर, x और y की ये वैल्यूज पुट करने पर, जो वैल्यूज तुम सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ये वैल्यूज पुट करने पर LHS बराबर RHS बन जाएगा, होगा LHS बराबर RHS होगा। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े। पहला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कोई भी एक रखो दूसरा निकालो, एक रखो दूसरा निकालो, ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में तुम्हें बोलेगा 2 निकालो तो 2 निकाल लोगे, 3 निकालो 3 निकालो, 4 निकालो 4 निकाल लोगे। तो ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये सारे सॉल्यूशंस जो होंगे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर मैं किसी भी एक सॉल्यूशन को उठा के इक्वेशन में रखूंगा, इक्वेशन के LHS में रखूंगा, तो LHS बराबर RHS होगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशन निकालने। तो जैसे पहला है 4x + 3y = 12, 2-2 निकालने। तो पहले के लिए मान लो लेट x बराबर 0 रख दूंगा, तो x बराबर 0 रखा तो 4 × 0 + 3 × y = 12, तो 3y = 12, तो y = 3 4 12 होता है ना, तो y = 4। तो 1 सॉल्यूशन जो है वो हो गया 0,4। एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रख देता हूं। सबसे सिंपल होता है ये करना, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। तो y को 0 रखें, एक तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा।
तो अब y को 0 रखे तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो 4x बराबर 12 और 4 3 जा 12 होता है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3,0, एक ये सॉल्यूशन हो गया। तो हेंस तुम ऐसे लिख दोगे, आंसर कैसे लिखोगे, हेंस टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर 0,4 एंड 3,0। हमेशा याद रखना x पहले आएगा y बाद में आएगा। बच्चे y 0 लिख के यहां पे 0,3 लिख देते हैं, नहीं, y बाद में आता है x, तो x, y ऐसे लिखा जाता है, x, y इस तरह से लिखा जाता है, याद रखना। पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो ये दो सॉल्यूशंस होंगे। मान लो इस वाले पार्ट का मैं करूं तो 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, दो सॉल्यूशन निकालने इसके। 4x होगा, यहाँ पे 4x होगा, 3y प्लस 4x बराबर 0, ये होगा, ठीक है। तो मान लो एक बार x को 0 रखेंगे, लेट x बराबर 0, सबसे आसान है, x को 0 रखो तो 3y प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0, तो 3y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो x बराबर 0 पे y 0 आया। मान लो y बराबर 0 रखूं तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू एक्स बराबर 0, तो यहां से 4x बराबर 0, तो x भी 0, तो दूसरा सॉल्यूशन भी 0,0 ही दिख रहा है, x बराबर y बराबर 0 पे x बराबर 0, तो सॉल्यूशन आर 0,0, हमेशा 0,0 इसके सॉल्यूशन है। इजी पीजी। ये वाला खुद करो जल्दी, पॉज करके करो, इस वाले को करो खुद। ये मान लो इक्वल टू 0 नहीं है, मान लो ये इक्वल टू 10 है, ये इक्वल टू 10 है, तो इसके सॉल्यूशन निकालो, जल्दी निकालो। मैं आंसर लिखूंगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। इसके जो आंसर आएंगे मैं बताता हूं। जब x को 0 रखोगे तो y बराबर 2 आएगा, पहला सॉल्यूशन। y को जब 0 रखोगे तो x बराबर 5 आएगा। तो 0,2 और 5,0 ये दो सॉल्यूशन है। एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा। इजी पीजी, इजी पीजी, ये है बस। तो पहला पार्ट क्या था इस चैप्टर का? पहला पार्ट था कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहचाननी है, ax प्लस by इन सबके फॉर्म में लिखना है, abc की वैल्यू निकालनी है। दूसरा पार्ट था वर्ड प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, इजी पीजी है, तुम समझ गए हो। तीसरा पार्ट था ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं। ये है, आ रहा है मजा करने में। चेक करो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, चेक करना है। चेक मतलब अगर सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा। क्या बोला मैंने कि अगर 2, -1/2 रखने पर, अगर 2, 1/2 रखने पर LHS बराबर RHS दिखेगा तो सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे कि पुट 2, -1/2 इन LHS में रखते हैं। LHS में होंगे, LHS में रखेंगे तो 2 प्लस -1/2 अपॉन में 2, ये है LHS, ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है ना, कुछ ऐसा सा दिख रहा है हमें LHS। तो इसको अगर हम लें तो ये हो गया 2 -1/2, नीचे जाएगा तो 1/4 बन गया। LCM ले लें तो 2 4 जा 8 -1, तो ये बन गया 7/4। क्या ये RHS के बराबर है? RHS में 4 है, ये 7/4 बन रहा है। तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore it is not a solution, it is not a solution. Easy peasy. Last question, check whether this is a solution or not. लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, चेक करना है। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, कैसे पुट करेंगे? x की जगह √2 रख दो, प्लस √2 इंटू y की जगह भी √2 रख दो, मतलब √2 की माइनस √1 √2 रख दो। ये LHS कर दिया मैंने। x की जगह √2, y की जगह माइनस √2 रख दिया। √2 इंटू √2 2 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, पर माइनस का साइन है तो माइनस आएगा 2। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2 और माइनस का साइन आ गया। 2 - 2 इक्वल टू 0। क्या यही RHS है? हाँ जी, यही RHS के बराबर है। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है, बस सेटिस्फाई करना है। अगर हो रहा है बढ़िया, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन नहीं है। अब इस तरह का एक और सवाल आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x बराबर 2 और y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो k की वैल्यू बताओ। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इफ
x बराबर 2 y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इफ दिस इज अ सॉल्यूशन देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सेटिस्फाई मतलब पुट कर दो। तो देयरफॉर पुटिंग x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इन द इक्वेशन में पुट कर दो। तो x की जगह 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y की जगह भी y की जगह 1 रख दो इक्वल टू k। 2 2 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो यहां से k की वैल्यू क्या आई? 4 प्लस 3 7। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सी चीज, जो दो लाइन मैंने आपको लिखवाई वो समझ में आनी चाहिए। एक तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और जो सॉल्यूशन होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करवा दो, k की वैल्यू निकाल दो। तो आपको जितने भी सवाल होंगे ना इस चैप्टर से, एक तो वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा मुश्किल सवाल बोला जाता है। मुश्किल मतलब दिमाग लग रहा है, क्योंकि और सब में दिमाग नहीं लगता है। ये बहुत आसान लल्लू चैप्टर है, पर इसका बस लल्लू में भी जो मुश्किल है वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम पूछ लिया जाएगा तो कहेंगे अरे मुश्किल हो गया, या मान लो ऐसे k की वैल्यू निकलवाएंगे अरे मुश्किल हो गया। पर ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। k की वैल्यू निकालनी है, सेटिस्फाई करो, जो बोल रखा है पुट कर दो, आंसर निकलेगा। जो बोल रखा है सॉल्यूशन है पुट कर दो, आंसर निकलेगा। ये इस पूरे चैप्टर का सार है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यही था बस चैप्टर में, जाके अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा चैप्टर चाहिए। इसी तरह का धमाकेदार चैप्टर लेके आते हैं, धमाकेदार लेक्चर लेके आते हैं। तुम्हें लग रहा होगा भैया बस इतने से क्वेश्चंस हो गया चैप्टर? हाँ हो गया, सारे हो जाएंगे। एनसीईआरटी उठा लो, आरडी उठा लो, आरएस उठा लो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, इस चैप्टर के सारे सवाल हो जाएंगे गारंटेड। जल्दी जाके करो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय, मिलते हैं। बाय 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 बाय। इतना सामान रखा है, मेरे को कैमरा तक आना है। बाय।